सो हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है चॉप चॉप सीरीज में 15,000 प्लस जीके जीएस के साथ। ठीक है, ये पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। पार्ट 2 का ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, इसमें भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे फटाक से, जल्दी जल्दी। चॉप चॉप का मतलब ही होता है जल्दी जल्दी फटाक से। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं और उससे रिलेटेड फैक्ट को भी जान लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो जहाँ जीके जीएस आ रहा है, वहाँ के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, दैट इज पार्ट 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 71, हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 71, देश का सबसे बड़ा म्यूजियम जो मानव सभ्यता के विकास की कहानी को दर्शाता है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी को दर्शाता है और इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ स्थित है? ओके, कहाँ है भाई? भोपाल है, नई दिल्ली है, मुंबई है, अहमदाबाद है। तो ये कहाँ बना है भाई? भोपाल में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, भोपाल में बनाया गया है। यह संग्रहालय मानव के विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन और जो इंडियन कल्चर है उसको बहुत अच्छे से प्रदर्शित करता है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह एक वास्ट ओपन एयर म्यूजियम है जो पूरे भारत से पारंपरिक आवास झोपड़ियों को फिर से बनाता है। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल बनाया गया है इसको, तो थोड़ा ज़्यादा ही था और न्यूज़ में भी रहा होगा एक टाइम पर, तो क्वेश्चंस बन गया है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, क्वेश्चन नंबर 72। कोपेनहेगन संग्रहालय के संग्रह से पत्थर, कांस्य और लोहा, यानी कि पत्थर हो गया, कांसा हो गया और लोहा में विभाजित 3 युग प्रणाली, 3 एज सिस्टम किसने बनाया था? जो था ना प्री हिस्टोरियन जैसा हम लोग जो पढ़ते थे, वो वाला प्री हिस्ट्री वाला चीज़। द 3 एज सिस्टम वॉज डिवाइडेड इंटू अ स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम वेयर क्वाइंड बाय, किसके थ्रू? थॉमसन, लबोक, टेलर और चाइल्ड। तो ये हुआ था किसके थ्रू डेवलप किया गया था? थॉमसन के थ्रू। चलिए देख लेते हैं। क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन एक डैनिश पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1816-1819 के दौरान कोपेनहेगन संग्रहालय के आर्टिफैक्ट को व्यवस्थित करते समय 3 युग प्रणाली, मतलब वो जैसे होता है ना एक मैनेजमेंट का काम चल रहा था और उस समय ये 3 युग से रिलेटेड अपना ये टर्म दिए हैं, दैट इज स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। तो आपको ध्यान में रखना होगा स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज किसके थ्रू दिया गया है? थॉमसन के थ्रू का प्रस्ताव रखा। या प्रागैतिहासिक यानी कि प्री हिस्ट्री को वर्गीकृत करने का एक मौलिक पद्धति बन गया है और इसी के बेसिस पर हम लोग प्री हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, वह काल जिसमें लिखित रिकॉर्ड्स के अस्तित्व से पहले की घटनाएं घटित हुई कहलाता है। मतलब जो लिखा हुआ है उसके पहले कैसे लोग कैलकुलेट किया, कैसे लोग जाना है। तो क्या ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, वैदिक काल और इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्री हिस्टोरिक पीरियड, दैट इज प्रागैतिहासिक काल। तो प्री हिस्टोरी मानव इतिहास का वह लंबा कालखंड है जो लिखित रिकॉर्ड्स के आविष्कार से पहले का है। लिखित रिकॉर्ड से पहले का जो था ना उसको हम लोग प्री हिस्ट्री बोलते हैं। और उसमें मिलता क्या था भाई? तो मुख्य स्रोत पुरातत्व आर्कियोलॉजी है, जिसमें टूल्स मिल जाता था, आर्टिफैक्ट्स मिल जाता था, केव पेंटिंग्स मिल जाता था, है ना, ये सब सारा चीज़ वहाँ लगभग मिल जाता था। तो हम लोग को पता चल रहा था भाई ऐसा ऐसा कुछ कुछ हुआ है। भारत में यह 2.6 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ और लगभग 600 ईसा पूर्व तक चला। तो काफ़ी लंबा टाइम था ये, ध्यान में रखना है टाइम को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्थान प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है क्या? अजंता है, भीमबेटका है, बाघ है, अमरावती है। तो ये भीमबेटका, ठीक है ना, भीमबेटका पेंटिंग्स जिसको हम लोग बोलते हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश भोपाल के रायसेन जिले में स्थित है, रायसेन जिले में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनता है यहाँ से। यहाँ पूरा पाषाण काल, दैट मीन्स कि पैलियोलिथिक एज से लेकर ऐतिहासिक काल तक 600 से अधिक रॉक शेल्टर्स है। रॉक शेल्टर्स मतलब पत्थर को ही काट के वहाँ शेल्टर बना दिया था जहाँ से वो पहले जमाने जो एंशिएंट पीपल है वो लोग रहते थे, जिनकी दीवारों पर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स बनी हुई थी। तो आदमी बैठा बैठा बोर थोड़े होगा, कुछ ना कुछ पत्थर में चीज़ देता था। तो इन चित्रों में जानवर, शिकारों के दृश्य और नृत्य की आकृतियों को दर्शाया गया है। इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया है, मतलब यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल कर लिया गया है। जिसको बचाना यूनेस्को के हाथ में है, वही इसको मैनेज करता, देख रेख करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व ने सबसे पहले भीमबेटका गुफाओं का दौरा किया और इसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्ता की खोज की?
मतलब भीमबेटका को ढूंढने वाला अंधा। माधव स्वरूप वत्स है, एच.टी. संकालिया है, वी.एस. वाकनकर है और वी.एन. मिश्रा है। तो वी.एस. वाकनकर जो थे वो सबसे पहले भीमबेटका गुफाओं को सामने लेकर आए। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर को 1957-58 में भीमबेटका की गुफाओं और उनका प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग की खोज का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो बोला जा सकता है कि कौन ढूंढ के निकाला भाई, तो विष्णु श्रीधर वाकनकर 57-58 में, यानी कि एक तरीके से बोल लीजिए आज़ादी के 10 साल के बाद। उन्होंने ही इस स्थल को वास्ट एक्सटेंट और आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को पहचाना। मतलब वो एक बहुत ही विजनेबल पर्सन थे और उसी के बेसिस पर क्या किए, वो उनका कहना था कि नहीं यहाँ पर कुछ है और भी कुछ बहुत सारा मिल सकता है, तो वही मतलब थोड़ा सा उसको बड़ा किए और आगे तक भी चला गया, जो आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। जैसे अब हम लोग हिस्ट्री के बारे में जब पढ़ते हैं ना, तो हम लोग को भीमबेटका गुफा आता है, हर बार आता है ना। उनके कारण ने भारत के प्री हिस्ट्री के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो जो प्री हिस्ट्री जो था, जो कि लिखित हिस्ट्री से पहले का था, ठीक है ना, उसके लिए अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं। भारत में पहला पूरा पाषाण उपकरण पैलियोलिथिक टूल किसने खोजा था? द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय, कौन था भाई? रॉबर्ट ब्रूसफुट, अलेक्जेंडर कनिंघम, गार्डन चाइल्ड, आर.एम. व्हीलर। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट है ना, पैलियोलिथिक टूल ढूंढने का श्रेय उन्हीं को जाता है। रॉबर्ट ब्रूसफुट जो भी बोल लीजिए, एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1863 में चेन्नई, तत्कालीन जो भी मद्रास बन चुका है, ठीक है ना, चेन्नई जो पहले मद्रास था के पास पल्लवरम में भारत की पहली पूरा पाषाण हस्त कुठार हैंड एक्स को खोजा था। यानी कि पूरा पाषाण काल का था, हैंड एक्स मिला था, कुल्हाड़ी जिसको बोल लीजिए मिला था। इस खोज ने भारत में सिस्टमेटिक प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल रिसर्च की नींव रखी और यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि नहीं भाई चलो जब ये मिल सकता है तो और भी कुछ मिलेगा, चलो अपना थोड़ा सा एक्सटेंट बढ़ाते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं अपना दायरा। बस चालू हो गया, हिस्ट्री वगैरह बहुत सारा चीज़ मिलने लग गया था। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ऊपरी पूरा पाषाण काल अपर पैलियोलिथिक के कंक्रीट कला के वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं? मतलब अपर पैलियोलिथिक का बात किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, और कंक्रीट कला का। पटने है, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, पटने है, फिर लोहानदा नोला है, पैसरा है, निवासा है। तो कोड्स यहाँ पर है क्या, 1 2 सही है, ओनली 1 सही है, ओनली 2 सही है, 1 और 4 सही है। तो इसमें जो सही है ना सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 पटने, ठीक है ना, ओनली 1 ये सिर्फ सही है, बाकी सब गलत है। चलिए, पटने महाराष्ट्र में है से ऊपरी पूरा पाषाण काल की ऑस्ट्रिच एगशेल्स पर की गई नक्काशी और मन के बीड्स मिले। मतलब ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है ना, उसके सेल पर भी कुछ मतलब क्रिएटिविटी दिखा है और वो मिल गया है। जो कॉन्क्रीट आर्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, लोहनदा, नोला, पैसरा और नेवसा से ऊपरी पूरा पाषाण के काल टूल्स तो नहीं मिले, टूल्स तो मिले हैं लेकिन इस स्पेसिफिक प्रकार के कला वस्तुओं के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले, इसलिए केवल एक कथन चाहिए। मिला जरूर है बट स्पेसिफिकली नहीं है, उसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि हाँ ऐसा ही है। दैट्स वाई ये 3 चीज़ खत्म हो गया, एक बच गया है सिर्फ ये। तो अपर पैलियोलिथिक में वो पटने महाराष्ट्र में आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, इसमें स्टेटमेंट्स वगैरह भी है। क्वेश्चन है जैसे एक असर्शन रीजन होता है ना, उसी टाइप्स का है। माइक्रोलिथ उद्योग, माइक्रोलिथ इंडस्ट्री जो होता है ना, माइक्रोलिथ के जड़ें ऊपरी पूरा पाषाण उद्योगों में है और पुरातात्विक खोज साक्ष्य ऊपरी पूरा पाषाण काल में मध्य पाषाण काल से निरंतरता दर्शाते हैं। मतलब ऊपरी पूरा पाषाण से मध्य पाषाण काल तक आते हैं। ये 2 चीज़ है, मतलब असर्शन और रीजन है। अब यहाँ पर कोड्स रहता है क्या कि ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही व्याख्या है। फिर उसके बाद आता है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। फिर ए सत्य है लेकिन आर गलत है, और फिर ए गलत है लेकिन आर सत्य है। ये कोड्स होता है, ये आपको आइडिया होगा, ठीक है। और इसमें ये आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। जो रीज़न जो है ना, ये ए का अच्छा एक्सप्लेनेशन है। चलिए समझ लेते हैं। अभिकथन क्या है, यानी कि असर्शन क्या है मेरा, माइक्रोलिथ यानी कि छोटे पत्थर के टूल्स, ध्यान में रखिएगा माइक्रोलिथ इंपॉर्टेंट यहाँ भी है। तो छोटे पत्थर के टूल्स बनाने की तकनीक वास्तव में ऊपरी पूरा पाषाण काल में ही विकसित होने शुरू हो गए थे, ऊपरी पूरा पाषाण में ही।
अब ये क्या चीज़ है, कारण आर सही है और ए की सही व्याख्या करता है। कैसे भाई? तो पुरातात्विक रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि संस्कृति और तकनीकी विकासों में एक निरंतरता थी। मेसोलिथिक उद्योग पैलियोलिथिक उद्योग से अचानक अलग नहीं हुआ, बल्कि यह उन्हीं से विकसित हुआ है। तो वहीं से आया है, दैट मीन्स कि ये एक अच्छा मतलब कारण हो सकता है, ये जो स्टेटमेंट इसके पहले जो दिया हुआ है, दैट्स वाई ये चीज़ है। ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में आते हैं, इसमें भी वही है, तो इसमें हम कोड्स नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ स्टेटमेंट देख लेते हैं। बुद्धा पुष्कर झील मध्य पूरा पाषाण काल के लोगों के लिए एक आदर्श क्षेत्र था और एक अस्थायी मीठे पानी के स्रोत के निकट अच्छा पत्थर मिलता है। ये दो चीज़ है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा हमारा, बोथ ए एंड आर इज़ ट्रू, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ठीक है। और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आर जो है ना इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं क्या है। अभिकथन में है, यानी कि जो असर्शन है हमारा, राजस्थान के अजमेर के पास स्थित बुद्धा पुष्कर एक प्रमुख मध्य पूरा पाषाणिक स्थल है जो मानव बस्तियों के लिए अनुकूल था। और आर में जो लिखा हुआ है दैट इज कि पूरा पाषाण लोगों के लिए एक आदर्श स्थल के लिए पानी और टूल बनाने के लिए अच्छे क्वालिटी के पत्थर, चर्ट, जैस्पर आदि दोनों का होना आवश्यक था। बुद्धा पुष्कर में दोनों रिसोर्सेज उपलब्ध थे। तो इसका मतलब ये रीजन हो गया इस स्टेटमेंट का। दैट्स वाई हम लोग कोड ए को सही बोल रहे हैं यहाँ पर, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण संदर्भ में, यानी कि मध्य पाषाण से रिलेटेड है, पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? लंगनज में, बिरभानपुर में, आदमगढ़ में और चौपानी मांडो में। तो ये कहाँ मिला हुआ है? तो आदमगढ़ में मिला है। क्या है? आदमगढ़ मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। से मध्य पाषाण काल में कुत्तों के पालतू बनाए जाने के सबसे अर्ली साक्ष्य मिले, सबसे पहले, मतलब इसी को सबसे पहले बनाया गया था, टेम्ड किया गया था, डोमेस्टिकेटेड किया गया था। यह मध्य पाषाणिक टूल्स के साथ साथ पालतू कुत्तों की हड्डियां भी मिले हैं। यहाँ पुरातात्विक एविडेंस सजेस्ट करता है कि मध्य पाषाण लोगों ने पशुपालन शुरू कर दिया था। और यही सब चीज़ से पता चलता है। आजकल मेडिकल साइंस हम लोग का इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि वो किसी भी चीज़ से पता कर लेते हैं कि ये कौन सा एज का है, ये वो कैसे था, कैसे कनेक्टेड था, ये वो चीज़, तो हम लोग को पता चल गया। तो ध्यान में रखना है कि सबसे पहले डॉग्स को ही मिला था, डॉग्स को ही लोग पालना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, दैट इज निम्नलिखित में से किस स्थल में हड्डी के उपकरण मिले हैं? हड्डी के उपकरण यानी कि बोन इम्प्लीमेंट्स बोल सकते हैं, हड्डी के उपकरण। हाँ, चौपानी मांडो में, काकोरिया में, महादहा में और सराय नहर राय में। तो कहाँ मिला हुआ है? तो महादया में। देख लेते हैं महादहा जो कहाँ रिलेट है? उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख मध्य पाषाणिक स्थल है, ध्यान में रखना है, मेसोलिथिक में। यहाँ से हड्डी के बने हुए वेरियस टूल्स और वेपन्स मिले हैं, और जिसे अंकुश, पॉइंट्स, बोरर्स यानी कि बर्मा जो होता है ना होल करने का, और भाले के फलक, हार्पून्स भी मिले हैं। इससे पता चला है कि मध्य पाषाणिक लोग हड्डी जैसी सामग्री का उपयोग करने में भी कुशल थे। वो लोग हड्डी का यूज भी कर लेता था एज एन वेपन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए? एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, सराय नहर राय में, दमदमा में, महादहा में, लंगनाज में। तो ये कहाँ मिला है? दमदमा में। दमदमा उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक शमशान स्थल है। यहाँ से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे मिले हैं जो एक साथ दफनाए गए थे। ध्यान में रखना है, यह अंतिम संस्कार के प्रैक्टिसेस और संभवतः पारिवारिक संबंधों का प्रकाश डालता है। हो सकता है कि पहले के लोगों में थॉट होगा कि भाई अगर मरेगा कोई तो उसको साथ में दफना जाएगा, तो वो मतलब रिकॉग्नाइज करके रखता था कि कहाँ है। ऐसा थोड़ी है कि फैमिली का तीनों मेंबर एक ही साथ मर जाएगा, ऐसा तो नहीं होता था। अगर वैसा होता था तो तीनों को किया जाता था। अगर नहीं हुआ है तो फिर रिकॉग्नाइज किया जाता था, फिर उसी के साथ फिर डाल दिया जाता था। पता नहीं क्या सिस्टम था। नेक्स्ट में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्रदान करता है? पशुपालन के साक्ष्य प्रदान करता है ओडाई, बोरी, बागोर और लखनिया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बागोर। देख लेते हैं, बागोर राजस्थान में है। भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े और सबसे वेल एक्सकैवेटेड मध्य पाषाणिक स्थलों में से एक है, यानी कि सबसे बड़ा भी है और सबसे अच्छे से इसका मतलब एक्सकैवेशन जो होता है ना वो किया गया था, बाहर निकाला गया है। यहाँ से भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों के पालतू बनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब ऐसा कुछ मिला हुआ है, गाय है, भेड़ है, बकरी है, ये सब चीज़। यह स्थल मध्य पाषाणिक लोगों के अर्ध अस्थायी जीवन, पशुपालन और अन्य आर्थिक गतिविधियों का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। मतलब हो सकता है ना पशुपालन हो गया, चाहे फिर
जानवर को पालता था, लोग हो सकता था व्यापार वगैरह करता हो, तो ये सब चीज़ से पता चल जाता है कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ होगा। नेक्स्ट में आते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान ने भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य दिया है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम, प्रतापगढ़, मेहरगढ़, क्वेटा और कलात। तो ये मेहरगढ़ में मिला है। तो मेहरगढ़ से रिलेटेड वर्तमान में पाकिस्तान बलूचिस्तान में है, ये चला गया है हमारे वहाँ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे अर्ली एविडेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण नियोलिथिक साइट है सबसे पहले। यह लगभग 700 नहीं है, 7000 ईसा पूर्व में गेहूं और जौ के खेती के साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ में। तो ध्यान में रखना है मेहरगढ़। इसने उपमहाद्वीप में सेटल्ड विलेज लाइफ की शुरुआत को चिन्हित किया। सेटल्ड विलेज लाइफ, अब जाहिर सी बात है उपजाता होगा तो इसका मतलब एक जगह रह के उपजा रहा होगा और खा पी रहा होगा, तो तुरंत तो भागेगा नहीं, यानी कि नोमैड्स तो बनेगा नहीं। बोलो नेक्स्ट है, उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार पशुपालन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की शुरुआत किस युग में हुई? निम्न पूरापाषाण, मध्य पूरापाषाण, उच्च पूरापाषाण, यानी कि लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, और मेसोलिथिक ये मध्य पाषाण हो गया, है ना ये चीज़। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? मध्य पाषाण काल, दैट इज मेसोलिथिक पीरियड। पूरा पाषाण काल के मनुष्य शिकारी संग्राहक, हंटर गैदरर थे पूरा पाषाण में, यानी कि जो निम्न हो सकता है, मध्य, उच्च, जो भी। वे जानवरों के शिकार करते थे, उन्हें पालतू नहीं बनाते थे। वो शिकार करते थे, वो पालतू नहीं बनाते थे, क्योंकि उनको आइडिया नहीं था। उनको लगता था कि अरे भाई पालतू बनाएंगे, हो सकता है काट छाट ले, मार उड़ दे तो दिक्कत है, तो वो चुपचाप से मार के उसको खाता था। मध्य पाषाण काल जब आया तो उनको लगा कि भाई पर्यावरण में परिवर्तन, जानवरों के आकार में छोटे होने के साथ मनुष्यों ने भी पशुपालन शुरू कर दिया। उन लोग सोचा कि इसको टेम किया जा सकता है, देखते हैं, बस स्टार्ट किया। कुत्ता सबसे पहला पालतू जानवर था, जैसा कि आदमगढ़ और अन्य साइट से एविडेंस से पता चलता। आदमगढ़ में मिला ही था हड्डी वड्डी। बाद में भेड़, बकरी आदि को भी पालतू बनाया गया। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल में झोपड़ियों की मिट्टी और लकड़ी के दीवार, ठीक है ना, लकड़ी के दीवार के जले हुए अवशेषों में जंगली चावल के जले और कार्बनिक दाने, है ना, कार्बनाइज्ड ग्रेन्स जिसको बोलते हैं, वो मिला है ना। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। आंसर का कौन कौन सा है, मतलब ऑप्शन में है चौपानी मांडो है, मादहा है, भरूकच्छ है और लंगनास है। तो ये चौपानी मांडो में मिला है। क्या मिला है भाई? चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में है, जैसे कि पहले भी देखे। मध्य पाषाणिक काल में झोपड़ियों की जली हुई दीवारें, अवशेषों में जंगली चावल के जले हुए दाने मिले, मतलब जंगली चावल हो गया, झोपड़ी का दीवार हो गया, ये सब चीज़ का मिला है। यह संकेत देता है कि मध्य पाषाणिक लोगों ने जंगली अनाज एकत्र करना शुरू कर दिया था, जो बाद में कृषि के विकास का आधार बना है। वो लोग भी तो गैदरर हो गया, जैसे हंटर और गैदरर बोलते थे, तो हंटर तो चलो था ही, बट गैदरर भी तो था, तो गैदरर का साक्ष्य मिल गया। यह कृषि के पूर्ववर्ती प्रीकर्सर टू एग्रीकल्चर का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है, मतलब कृषि के पहले का ये साक्ष्य बोल सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, भाई कथन क्या है? राजस्थान का बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है, और बलूचिस्तान पाकिस्तान का मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना नवपाषाणिक स्थल है। तो इसमें केवल 1 केवल 2 ये कोडिंग दिया हुआ है ना। हमारा आंसर कौन सा होगा? दोनों सही है, राजस्थान का बागोर वाला भी और बलूचिस्तान वाला भी। कथन 1 सही है। बागोर राजस्थान अपने विशाल आकार और व्यापक उत्खनन के कारण भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक मेसोलिथिक साइट है माना जाता है। और कथन 2 भी सही है। मेहरगढ़ अब पाकिस्तान में है, लगभग 7000 ईसा पूर्व का है, और भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि और पशुपालन का सबसे प्राचीन साक्ष्य यही मिला है ना। सबसे पहले मतलब कृषि के बारे में बात कर रहे हैं तो मेहरगढ़ आएगा ही आएगा, और सबसे बड़ा अगर मध्य पाषाणिक साइट के बारे में बात करेंगे तो बागोर राजस्थान आएगा ही। नेक्स्ट में, कौन सा स्थल पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रदान करता है? पंजाब का सोहन नदी घाट, राजस्थान में बागोर, मिर्जापुर की बेलन घाटी और मध्य प्रदेश में आदमगढ़। ये 4 है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2 और 4, है ना, 2 और 4, यानी कि राजस्थान में बागोर ये सही है, जहाँ पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, और मध्य प्रदेश में आदमगढ़ में और बागोर में। बाकी ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। देख लेते। बागोर राजस्थान में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश। बागोर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में मध्य पाषाणिक काल में पशुपालन, भेड़, बकरी, कुत्ता, सबसे पहले कुत्ता आया, कि शुरुआती साक्ष्य मिले। सोहन घाटी एक पूरा पाषाणिक स्थल है जहां पशुपालन का साक्ष्य नहीं मिला। सोहन घाटी में तो नहीं मिला। बेलन घाटी में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ये मध्य पाषाणिक काल के बाद के हैं, यानी कि इसमें पूछ रहा था कौन सा प्राचीनतम, लेकिन ये मिला है कब? मध्य पाषाण काल के बाद। सोचो उसके पहले कितना था? पूरा पाषाण, निम्न पाषाण, मध्य पाषाण, ये सब चीज़। तो ये सब चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया। नेक्स्ट में आते हैं, अनाज की खेती सबसे पहले किस युग में शुरू हुई? तो अनाज की खेती नवपाषाण, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण, आदि ऐतिहासिक में, तो ये नवपाषाण में हुआ, नियोलिथिक एज में।
नवपाषाण क्रांति मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी जिसमें मनुष्यों ने खाद्य उत्पादन, कृषि की कला सीखी। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं एग्रीकल्चर करना सीख किया ये लोग। भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ से गेहूं और जौ की खेती का सबसे पुराना साक्ष्य लगभग 7000 ईसा पूर्व मिला है, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ते हैं। इसे घुमंतु जीवन के स्थायी बस्तियों में बसने की शुरुआत की, यानी कि जो नोमैड्स था ना वो अब सेटल्ड लाइफ जीना लग गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल में से दफनाने में मानव कंकाल के साथ कुत्तों का कंकाल मिला? मतलब मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाया गया। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरान, मस्की। तो बुर्जहोम में मिला है। बुर्जहोम कश्मीर के एक नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से मानव कब्रों के अंदर पालतू कुत्तों के कंकाल भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि नवपाषाणिक लोगों का अपने पालतू कुत्तों के साथ एक स्ट्रांग इमोशनल बॉन्ड था। उसी समय से स्ट्रांग बॉन्ड था जो आज भी है। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था ना डॉग्स को लेके, तो राहत मिल गया है डॉग्स सभी डॉग्स को था, और वे उन्हें मरने के बाद भी अपने साथ रखना चाहते थे। तो डॉग्स जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही कनेक्टेड हो जाता है, इमोशनली कनेक्टेड हो जाता है इंसान से। नेक्स्ट है गड्ढा आवास यानी कि पिट ड्वेलिंग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम, कोल्डिहिवा, ब्रह्मगिरी और संगनकलू। तो ये बुर्जहोम से इसका भी मिला है। बुर्जहोम में नवपाषाणिक लोगों द्वारा बनाए गए गड्ढा निवास, गोलाकार गड्ढे जिन पर झोपड़ियाँ बनी होती थी, गड्ढा करता था और उस पर झोपड़ी बना लेता था, ये साक्ष्य मिले। ये गड्ढे जमीन में खोदे जाते थे, है ना, जमीन में खोदे जाते थे और इनकी सीढ़ियाँ होती थी, सीढ़ी से जाता था नीचे चाहे ऊपर आता था। ऐसा माना जाता है कि ठंडे मौसम में बचाव के लिए इस तरह के घर बनाए जाते थे। या बुर्जहोम की एक यूनिक विशेषता है। तो अगर बुर्जहोम से रिलेटेड है तो आपको याद में आना चाहिए पिट ड्वेलिंग यानी कि गड्ढा आवास, जमीन खोद के उसमें ऊपर से झोपड़ी बनाकर रहता था। नेक्स्ट में आते हैं, विंध्य की किस चट्टान आश्रय रॉक शेल्टर से मानव कंकालों की अधिकतम संख्या मिली है ना, विंध्याज में एक तरीके से? तो मोरहाना पहाड़, घाघरिया और बशानीखोर, लेखनिया। तो ये कहाँ से मिला है भाई? लेखनिया से। लेखनिया उत्तर प्रदेश में है। विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित एक मध्य पाषाणिक स्थल है। विंध्याचल सीरीज जो है ना, वो रॉक सीरीज वो वाला। यहाँ से 50 से अधिक मानव कंकाल मिले हैं, जो इस क्षेत्र के सबसे अधिक है। मतलब उस क्षेत्र में 50 मिल गया, सोचो बहुत ज़्यादा मिल गया। इन कंकालों का अध्ययन मध्य पाषाणिक काल के लोगों के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, हेल्थ और दफनाने के प्रैक्टिसेस को समझाने में मदद करता है कि कैसा था, उसका हेल्थ कैसा रहा होगा, फिजिकल कैरेक्टर मतलब कितना लंबा था, चौड़ा था, हैवी था या नहीं था, सिक्स पैक था या नहीं था ये सब चीज़ प्रैक्टिसेस को समझने में मदद करता है। पुराना टाइम को चीज़ को मतलब एक तरीके से होता है ना, कुछ मिल जाता है तो उसको निकालता है, खोद खोद के निकालता है कि क्या हो सकता है वही चीज़ है। नेक्स्ट है, अपने स्वामियों के कब्र में पालतू कुत्ता को दफनाने की प्रथा भारत के किसी भी हिस्से में नवपाषाणिक लोगों के साथ नहीं थी, सिवाय, है ना, किसी में नहीं था, लेकिन किस में था भाई? तो ये कश्मीर में था। कश्मीर में बुर्जहोम वहीं मिला था। कश्मीर के बुर्जहोम नवपाषाणिक स्थल के मानव कब्रों के साथ पालतू कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य मिले। भारत के अन्य नवपाषाणिक स्थल जैसे दक्षिण भारत, असम, मेघालय से इस तरह के कोई भी यूनिक प्रथा का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो ध्यान में रखना है, डॉग से रिलेटेड हुआ और कब्र से आया तो समझ लीजिए कि वो कश्मीर था, बुर्जहोम। यह कश्मीर की नवपाषाणिक संस्कृति की एक डिस्टिंक्टिव विशेषता थी, इमोशनली कनेक्शन वाला हिसाब था। नेक्स्ट में आते हैं, ऐश माउंड जिसको बोल सकते हैं, किस नवपाषाणिक स्थल से एसोसिएटेड हैं? किससे भाई? बुदिहाल, संगल, कुल्हू, कोल्डिहिवा, ब्रह्मगिरी। तो ये बुदिहाल से। क्या है भाई? ऐश माउंड यानी कि राख के टीले होता है ना, जो चूल्हा वगैरह गांव में जलता है, चाहे वो जलाए होंगे तो टीला बनते चला जाता है, राख जमा होते चला जाता है, वही वाला। दक्षिण भारत के यहाँ क्या लिखा गया है, ठीक है, नवपाषाणिक स्थलों की एक विशेषता है। बुदिहाल कर्नाटक एक प्रसिद्ध स्थल है जहाँ ऐश माउंट, ये इस टाइप के ऐश माउंट्स पाए गए हैं। ठीक है, ये टीले हमको नहीं मिला था तो ये वाला हम कॉपी किए हैं। ये टीले मवेशियों के व्यापक पालन का संकेत देते हैं, जहाँ कैटल पेंस का समय समय पर जलाया जाता था। शायद डिजीजिव कंट्रोल के लिए हो सकता था, जैसे होता है ना कि कोई कैटल्स में कोई तरह का बीमारी है तो उसको कैसे ठीक करेगा, तो भाई जला दो, जिससे राख के मैसिव डिपॉजिट्स जमा हो गए होंगे, ये चीज़ हो सकता है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक युग का स्थल सही सुमेलित नहीं है? मैच द फॉलोइंग में सही नहीं है। ये हो गया हमारा, क्या पूछ रहा है? सही नहीं है ना,
तो चलिए भाई देख लेते हैं ये क्या है। गुफकराल कश्मीर, ये तो सही है। चिरांड उत्तर प्रदेश, ये गलत है। पयमपली तमिलनाडु, ये सही है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान, ये सही है। मतलब पहला, तीसरा और चौथा सही है, और जो दूसरा जो है ना वो बिल्कुल ही गलत है। चिरांड उत्तर प्रदेश का नहीं है, चिरांड बिहार का है। तो चिरांड बिहार के सारण जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण नौपाषाणिक स्थल है, ना कि उत्तर प्रदेश में। गुफकराल कश्मीर में, पयमपली तमिलनाडु में और मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल है। ये सभी सुमेलित हैं, ऑलरेडी किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। स्टेटमेंट है यहाँ पर, नवपाषाणिक लोगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नवपाषाणिक लोग है ना, क्या है भाई? तो नवपाषाणिक लोग पहाड़ियों से कभी दूर नहीं गए और वे उत्पादन करते थे जो केवल बुनियादी निर्वाह के लिए पर्याप्त था। तो केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो दोनों सही, ना एक ना दो, तो एक और दो दोनों सही है। सी हमारा आंसर होगा। प्रारंभिक नवपाषाणिक बस्तियां अक्सर पहाड़ियों और पहाड़ियों की तलहटी में पाई जाती थी। यह स्टोन टूल्स के लिए रॉ मटेरियल, पत्थर और पानी का आसान उपलब्ध का जगह था, कारण भी था, जिससे आसानी से पानी मिल जाता था और पत्थर मिल जाता था, जिसकी वजह से वो वेपन्स वगैरह बना सकते थे, टूल्स वगैरह बना लेते थे। तो कथन एक तो सही हो गया। दूसरा, नवपाषाणिक अर्थव्यवस्था निर्वाह अर्थव्यवस्था थी, सबसिस्टेंस इकोनॉमी थी, मतलब जीवन यापन करना पर आधारित थी। उनका उत्पादन मुख्य रूप से अपने तत्कालिक परिवार या समुदाय के लिए डेली नीड्स को पूरा करने के लिए होता था। सरप्लस प्रोडक्शंस बहुत कम होता था, ज़्यादा वो बचा उचा के नहीं रखते थे, बस किसी तरीके से डेली नीड हो जाना चाहिए काम, बस कमाओ खाओ कमाओ खाओ कमाओ खाओ। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं। क्वेश्चंस है नेक्स्ट में, मैच द फॉलोइंग में यहाँ पर है न्यूलिथिक साइट्स और इधर स्टेट है। तो पाइंथर लैगटीन है वेस्ट बंगाल, फिर सारूतारू है मणिपुर, फिर कुच्चई है असम है, नापचिक है मेघालय है और पांडु रजनधीबी है उड़ीसा है। तो हमारा A4 है, B3, C5, D2, E1 है, ध्यान में रखना है। देख लेते हैं। फिर पेंथोर लैंगटीन जो भी है इज़ लोकेटेड इन मेघालय। फिर सारूतरू is located in Assam, फिर कुच्चई is located in उड़ीसा, नापचिक is located in मणिपुर एंड पांडु रजरधीबी is located in वेस्ट बंगाल। तो ये ध्यान में रखिएगा, साइट का नाम है नियोलिथिक साइट और कौन सा स्टेट में। निम्नलिखित में से किस पीरियड को ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है? पूरा पाषाण, नवपाषाण, ताम्र युग, लौह युग। तो ताम्रपाषाण को ताम्र युग भी बोलते हैं। ताम्रपाषाण युग चालकोलिथिक होता है। चालकोलिथिक को कॉपर एज भी कहा जाता है। इस युग की मुख्य विशेषता पत्थर और तांबे के टूल्स का एक साथ प्रयोग था। पत्थर भी यूज हो रहा था और कॉपर भी यूज हो रहा था, है ना। यह युग नवपाषाण युग और कांस्य युग के बीच का समकालीन था। मतलब जो नया वाला जो था और जो कांस्य युग था उसके बीच का ये था चालकोलिथिक एज। नेक्स्ट में आते हैं। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग अपने मृतकों को अपने घर के फर्श के नीचे किस दिशा में दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण दिशा, दक्षिण से उत्तर दिशा, दक्षिण से उत्तर दिशा, दक्षिण से, अच्छा दो लिखा गया क्या? डुप्लीकेशन क्या लिखने दिए थे, क्या हो गया ये? अच्छा, वेस्ट टू ईस्ट पोजीशन। आंसर हमारा है नॉर्थ टू साउथ पोजीशन, उत्तर से दक्षिण दिशा। तो यहाँ पर एक जो है ना इसको हटा ही देते हैं हम, इसको उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर से दक्षिण दिशा, तो ये वाला हो गया एक्स्ट्रा, इसको हटा देते हैं। चलिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। हाँ, तो महाराष्ट्र के जोरवे संस्कृति ताम्रपाषाणी के लोग अपने मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में, नॉर्थ टू साउथ में घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। सिर उत्तर दिशा में होता था और पैर दक्षिण दिशा में रखे जाते थे। यह एक विशिष्ट अंतिम संस्कार प्रथा थी। तो ये ऐसा था, दिशा ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है, सेंचुरी लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 100। नवदा टोली की खुदाई किसने की थी? KD वाजपेयी, VS वाकनकर, HD संकालिया और मूर्तिमन व्हीलर। तो HD संकालिया। प्रोफेसर हासमुख धीरजलाल संकालिया, HD संकालिया एक प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1950 से 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में नवदा टोली की खुदाई के नेतृत्व किया। इस खुदाई ने मध्य भारत के ताम्रपाषाणिक संस्कृति पर प्रकाश डाला। तो ध्यान में रखना है, कौन है वह? प्रोफेसर हासमुख धीरजलाल संकालिया। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो हम लोग देखें ही भाई, दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पश्चिमी निमाड़ जिले में स्थित है। यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणी काल है। यहाँ पर महाराष्ट्र के जोरवे संस्कृति से निकटता का जुड़ाव मिला है। जोरवे संस्कृति। गेरुआ रंग की मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना, और ऑक्र कलर्ड पॉटरी का नामकरण कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर, अहिचत्र, नूह, लाल किला। तो ये हुआ था हस्तिनापुर में। गेरुआ रंग के मिट्टी का बर्तन यानी कि
ओकरे कलर्ड पॉटरी OCP जिसको बोलते हैं का नामकरण सबसे पहले हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश की खुदाई के दौरान मिले कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के आधार पर किया गया था। यह संस्कृति उत्तर भारत के विशाल प्लान्स में लेट ताम्रपाषाणिक अर्ली लौह युग से जुड़ी हुई है। OCP बोले तो ओकरे, चाहे ओकर जो भी बोल सकते हैं, हम तो पढ़ेंगे इसको ओचरे ओकरे, क्या लिख देता है, कलर्ड पॉटरी साइट्स अक्सर कॉपर होड्स के साथ जुड़े होते थे। ये हमेशा कॉपर होड्स के साथ जुड़े होते थे, कॉपर की चीज से जुड़ा हुआ होता था। नेक्स्ट है गणेश्वर, एक पूर्व हड़प्पा ताम्रपाषाणिक स्थल जिसने हड़प्पा स्थलों को तांबे की वस्तुएं सप्लाइड की, कहाँ स्थित है ना, तांबे की वस्तुएं सप्लाइड की कहाँ स्थित है, तो ये है कहाँ भाई, स्वात घाटी, कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, या राजस्थान में है। ओके, गणेश्वर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, ये ध्यान में रखना होगा। यह एक मेजर कॉपर माइनिंग और टूल मेकिंग सेंटर था, मतलब माइनिंग भी हो रहा था, कॉपर माइनिंग, और टूल्स वगैरह भी एकदम धड़ाम धड़ाम बनाया जा रहा था, एकदम धड़ल्ले से। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट करता था कि गणेश्वर ने हड़प्पा सभ्यता को कंसिडरेबल क्वांटिटी में कॉपर ऑब्जेक्ट सप्लाइड किए थे। मतलब ये प्रूफ होता है कि ये जो गणेश्वर था, जो भी था गणेश्वर जगह जो था, वो हड़प्पा को खूब सारा कॉपर दिया है, एकदम भर भर के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी संस्कृति सबसे पहले अपनी मिट्टी के बर्तनों पर पेंट करती थी? मध्यपाषाणिक, ताम्रपाषाणिक, नवपाषाणिक, लौह युग। ये ताम्रपाषाणिक का हिसाब था। अपने चित्रित मिट्टी के बर्तन यानी कि पेंटेड पॉटरी के लिए विशेष रूप से जानी जाती थी। इन बर्तनों पर ज्यामितीय और प्राकृतिक डिजाइन, मतलब ज्योमेट्रिकल डिजाइन होता था, थोड़ा सा अच्छा लगता था। नेचुरल डिजाइन लाल और काले रंग से बने जाते थे। महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति इसी कैरेक्टरिस्टिक पेंटेड पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है। तो महाराष्ट्र का जो जोरवे संस्कृति है, जोरवे कल्चर, वो इसी से थोड़ा सा प्रसिद्ध है और थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में कौन सा ताम्रपाषाणिक स्थल गोदावरी प्रवरा प्रणाली, गोदावरी प्रवरा सिस्टम में नहीं आता है? ठीक है, नहीं आता है। तो किस में नहीं आता है? नेवासा, दायमाबाद, नवदा टोली, जोरवे। तो ये नवदा टोली में नहीं आता है। नेवासा, दायमाबाद और जोरवे महाराष्ट्र में गोदावरी प्रवरा नदी बेसिन में स्थित है और दक्कन के ताम्रपाषाणिक जोरवे संस्कृति का हिस्सा है। तो नेवासा, दायमाबाद और जोरवे ये सब हिस्सा है, बट नवदा टोली मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, इसलिए यह गोदावरी प्रवरा प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ये महाराष्ट्र में है 3 और ये मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स है। भारत की ताम्रपाषाणिक संस्कृति के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना, इसमें बताना है। ये मुख्य रूप से ताम्रपाषाणिक के लिए पूछा जा रहा है, कौन सा नॉट ट्रू, कौन सा सत्य नहीं है, सॉरी। ये मुख्य रूप से पहाड़ी और नदी तटीय क्षेत्र के कम्युनिटीज़ थे। उसके बाद वे ज़्यादातर पत्थर और तांबे की वस्तुओं का उपयोग करते थे और कभी कभी लो ग्रेड कांसे का भी। फिर है, उनमें से एक बड़ी संख्या में कांस्य हड़प्पा संस्कृति के अंत बाद अपीयर्ड हुई थी। और चौथा है, वे गंगा, यमुना, दोआब के हिमालय के तलहटी तक ही स्थित थे, है ना। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ये, वे गंगा, यमुना, दोआब और हिमालय की तलहटी तक ही सीमित थे। कौन सा भाई? ताम्रपाषाणिक संस्कृति। इनका कहना था कि कौन नहीं होगे, तो ये ऐसा नहीं है। अब देख लेते क्या नहीं है, क्योंकि ताम्रपाषाणिक संस्कृति भारत के विभिन्न हिस्सों में फैली हुई थी। इनका कहना है कि ये लिमिटेड था, बट ऐसा नहीं है। जैसे पूर्वी भारत, दक्कन का पठार, मध्य भारत और राजस्थान, वे केवल गंगा, यमुना, दोआब तक सीमित नहीं थी। शेष सभी कथन ताम्रपाषाणिक संस्कृति के बारे में सही है, बट ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं था, उसको लिमिट नहीं था, बहुत पूरा भारत में फैला हुआ था। नेक्स्ट में आते हैं, नवपाषाणिक ताम्रपाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है भाई। नवपाषाणिक ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोग पत्थर के इम्प्लीमेंट्स का उपयोग करते थे। ठीक है, पत्थर के इम्प्लीमेंट्स का उपयोग करते थे। चलिए, पहला हो गया ये। नवपाषाणिक ताम्रपाषाणिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले पोस्ट हड़प्पन साइट्स प्री हड़प्पन साइट से अधिक संख्या में, ये सही है। इस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स आहार, किलुंड और बालाथल हैं। तो तीनों सही हो गया, 1 भी, 2 भी और तीनों भी। आंसर क्या है भाई? 1, 2, 3, हाँ तीनों सही है। कथन 1 सही है। ताम्रपाषाणिक लोगों ने अभी भी पत्थर के टूल्स का इस्तेमाल किया, भले ही उन्हें तांबे के उपयोग शुरुआत कर दी थी। मतलब तांबे मिल गया था, यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, बट वो पत्थर का इम्प्लोड करते थे, यूज़ करते थे। हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद उत्तर भारत और दक्कन में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की संख्या में वृद्धि हुई है, जाहिर सी चीज़ है, वो थोड़ा सा बढ़ा है। आहार, गिलुंड और बालाथल राजस्थान की प्रमुख ताम्रपाषाणिक बस्तियां हैं, ये तो हैं ही। तो ध्यान में रखिएगा, ये तीनों सही है, तीनों स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट में आते हैं 109, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा सही है। दक्कन में पहली लौह वस्तु
लेट जॉर्वे ताम्रपाषाणिक चरण के बाद अपीयर्स होती है, मतलब पहली लौह वस्तु, अच्छा लोहा का। दूसरा है दक्कन के स्थल जैसे नेवासा, चंदोली, इनामगांव, प्रकाश ताम्रपाषाणिक चरण और लौह चरण के बीच निरंतरता दिखाते हैं, मतलब ये थोड़ा सा कनेक्टेड है ऐसा बोल सकते हैं। तो कौन सा सही हो गया भाई? तो दोनों सही हो गया, बोथ 1 और 2। दक्कन में पहली लौह वस्तु, ठीक है, और दक्कन के साथ जैसे नेवासा, चंदोली और इनामगांव का ताम्रपाषाणिक चरण से लौह चरण के बीच निरंतरता में रेगुलरिटी भी था। कथन एक सही है, दक्कन में लोहे का प्रयोग ताम्रपाषाणिक जॉर्वे संस्कृति के अंतिम चरण के बाद ही शुरू हुआ। और कथन 2 भी सही है, उत्खनन से पता चलता है कि इन स्थलों पर ताम्रपाषाणिक जीवन शैली और मिट्टी के बर्तनों के साथ लौह प्रौद्योगिकी का धीरे धीरे इनकल्शन हुआ था, जिससे एक कल्चर कंटिन्यूटी का पता चलता है। मतलब होता है ना कि धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, साथ साथ मिलकर इवॉल्व कर रहा है, कोई इवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 चालकोलिथिक एज साइट के बारे में है। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, बनास मध्य प्रदेश, कायथा महाराष्ट्र, नेवासा राजस्थान। तो कौन सा होगा भाई? तो बनास कल्चर इज एसोसिएटेड विद राजस्थान, कायथा कल्चर इज एसोसिएटेड विद मध्य प्रदेश एंड नेवासा इज अ की साइट ऑफ द जॉर्वे कल्चर इन महाराष्ट्र। तो हमारा ऑप्शन हो गया A3B1C2, A3B1C2B। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है लिस्ट 1 लिस्ट 2 फ्रैक्शनल ब्यूरियल, है ना। महाराष्ट्र चालकोलिथिक, कंप्लीट एक्सटेंडेड ब्यूरियल साउथ इंडियन चालकोलिथिक, डेड बॉडी इन ईस्ट वेस्ट पोर्शन वेस्ट इंडियन चालकोलिथिक एंड डेड बॉडी इन नॉर्थ साउथ पोर्शन ईस्ट इंडियन चालकोलिथिक। तो उसके बारे में समझ लेते हैं। तो फ्रैक्शन ब्यूरियल मतलब आंशिक बोल सकते हैं, दफन होता है, मतलब पूरा नहीं दफन करता था। वाज प्रैक्टिस्ड इन ईस्ट इंडियन चालकोलिथिक साइट्स। तो ये हो गया फ्रैक्शनल का 4 नंबर। कंप्लीट एक्सटेंडेड ब्यूरियल पूर्ण विस्तारित दफन हुआ है, वो हो गया 1 में, वाज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑफ महाराष्ट्र चालकोलिथिक, ये महाराष्ट्र में हुआ। डेड बॉडी इन ईस्ट वेस्ट पोर्शन वो हुआ तीसरा, यानी कि वेस्ट इंडियन। और बच गया कौन? डेड बॉडी नॉर्थ साउथ, वो हो गया दूसरा साउथ इंडियन में। नॉर्थ साउथ में साउथ में चला गया, ईस्ट वेस्ट में वेस्ट में आ गया। फ्रैक्शनल हो गया, इसका दिमाग खराब हो जाता है। फ्रैक्शनल ब्यूरियल हो गया किस में भाई? ईस्ट इंडियन चालकोलिथिक में। और फिर डेड बॉडी, ये कहाँ गया? डेड बॉडी हाँ डी का 2 साउथ इंडियन चालकोलिथिक, तो बोले लिए थे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये चीज़। ये तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, बट ये चीज़ ध्यान में आपको रखना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 महापाषाण मेगालिथ्स की पहचान किस रूप में की गई है? मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज साधुओं के लिए गुफाएं, दफन स्थल, मंदिर स्थल और इनमें से कोई नहीं। ये दफन स्थल था। कौन सा भाई? तो मेगालिथ्स बड़े पत्थरों से बने स्मारक हैं। भारत में ये मुख्य रूप से लौह युग में दमन स्थल यानी कि बरियल साइट्स के रूप में बनाए गए थे। इनका उपयोग मृतकों के अवशेष को दफनाने या रखने के लिए किया जाता था। इनके साथ पॉटरी, टूल्स और वेपन्स जैसे ग्रेव गुड्स भी दफनाए जाते थे, है ना, ग्रेव गुड्स भी दफनाए जाते थे। चलिए भाई, नेक्स्ट है 114 जुलाई 2019 में एक्सपर्ट्स ने बिहार के एक महापाषाणिक स्थल मेगालिथिक साइट के पहले डॉक्यूमेंटेशन के लिए निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो किस जिले का दौरा किया भाई? पटना का, कैमूर का, मधुबनी का और बांका का। तो हुआ किसका दौरा भाई? तो कैमूर का। किस चीज़ के लिए? जुलाई 2019 में बिहार में एक मध्य पाषाणिक स्थल मेगालिथिक साइट्स के लिए डॉक्यूमेंटेशन का। जुलाई 2019 में पुरातत्व की एक टीम ने बिहार के कैमूर जिलों में एक महापाषाणिक दफन स्थल मेगालिथिक बरियल साइट की खोज और डॉक्यूमेंटेशन किया। यह बिहार में इस तरह की पहली मेजर खोज थी और इससे राज्य में प्रीहिस्टोरिक पास्ट पर न्यू लाइट डाला। इस स्थल पर स्टोन सर्कल्स और अदर मेगालिथ स्ट्रक्चर्स पाई गई है। तो ये बिहार के लिए थोड़ा अच्छा हो जाता है। ऐसे भी बिहार थोड़ा सा हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। चलिए, लास्ट बट नॉट लीस्ट 115th भारत में पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विभिन्न पीरियड्स की पहचान स्टोन टूल्स के टाइप और टेक्नोलॉजी के आधार पर की जाती थी। फिर उसके बाद है डिफरेंट पीरियड्स में टूल्स के टाइप और टेक्नोलॉजी में कोई रीजनल वेरिएशंस नहीं है। तीसरा, डिफरेंट पीरियड्स के में पाषाण युगीन संस्कृतियों पर उपमहाद्वीप में एक साफ सुथरे एक रैखिक तरीके यानी कि यूनिलीनियर फैशन से एक समान इवॉल्व हुई है। इसके बारे में बात किया गया है। तो देख लेते हैं। कथन 1 तो सही है। पाषाण युग को मुख्य रूप से पत्थर के टूल्स की योजना, निर्माण की तकनीक और परिष्कार के आधार पर पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, है ना, बनाया गया था। ये तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से ही देखते आ रहे हैं, है ना।
फिर दूसरा कथन 2 गलत है। टूल्स के प्रकार और टेक्नोलॉजी में सिग्निफिकेंट रीजनल वेरिएशंस थी। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत के औजार उत्तर भारत से भिन्न थे। तो इसमें कहा जा रहा है भाई सेम था, तो ऐसा तो नहीं है, रीजनल वेरिएशंस था। कथन 3 भी गलत है। विकास यूनिलीनियर एक सीधी रेखा में नहीं था। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग गति से विकास हुआ और कुछ क्षेत्रों में पुरानी टेक्नोलॉजी लंबे समय तक चली है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ हो गया तो भाई सबको पता चल गया, नहीं, पहुँचने में टाइम लगता था ना टेक्नोलॉजी। हो सकता है यहाँ पर यूज़ हो रहा है लेकिन 500 किलोमीटर कहीं यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ था। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? सिर्फ केवल एक कथन जो केवल नंबर 1 है वही सही हुआ। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको इतना सारा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस फिर से हो गया होगा और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए आए तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके पहले का जो वीडियो बनाया 70 क्वेश्चंस का वो भी जरूर देख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एकदम हॉलिस्टिक फॉर्म में एक साथ आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं हम जल्दी जल्दी वीडियो डालने का, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है, बट हम ट्राई करते रहेंगे, है ना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।